दोस्तों, शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है प्यार, पागलपन और ख़तरनाक ट्विस्ट वाली कहानियाँ। और अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मन्नत एक जुनून ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मन्नत एक जुनून भाग 9। राठौर डोमिनियन के विशाल कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर का मंजर किसी भारी सन्नाटे में डूबा हुआ था। कमरे की हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि किसी की भी सांस लेने की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। सबकी नज़रें मेज पर टिकी थी सिवाय कबीर और मयंक के। वह दोनों अपनी कुर्सी पर पूरी सहजता से बैठे थे, जैसे उन्हें इस सन्नाटे से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तभी अंगद राठौर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आज वह उस कुर्सी पर जाकर बैठा जो उसकी असली औकात थी। पिछले 3 सालों से उसने जिस ऊंचे सिंहासन पर कब्जा जमा रखा था, वेदांश के एक कदम ने उसे वहां से बेदखल कर दिया था। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। आज वेदांश राठौर खुद सबसे रूबरू होने वाला था और यही खौफ उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का भारी दरवाजा एक बार फिर धीरे से खुला। जैस्मिन अंदर आई। उसकी नज़रें सबसे पहले मयंक से टकराई और जैसे ही उनकी नज़रें मिली, एक पल के लिए ठिठक गई। मयंक पहले से ही उसे ही देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी। उसने बहुत ही धीरे से सबकी नज़रों से बचते हुए अपना एक आंख दबा दी। जैस्मिन हल्का सा झिप गई। उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। उसने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पूरे कमरे में फाइलों के पन्ने पलटने की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मयंक की नज़रें अभी भी जैस्मिन पर टिकी थी। वह अपनी आंखों से जैसे अपने दिल का हर राज बयान कर देना चाहता था। जैस्मिन उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी नज़रें उठाकर भी उसे देखे। वहीं मयंक की मुस्कान और भी गहरी हो चुकी थी। वह इंतजार कर रहा था कि कब जैस्मिन उसकी तरफ देखे। जब उसे महसूस हुआ कि वह उसकी तरफ नहीं देखेगी तो उसने ठंडी सांस ली और अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि वह समझ गया था कि जैस्मिन खुद को असहज महसूस कर रही थी। वहीं जब जैस्मिन को महसूस हुआ कि मयंक ने अपनी नज़रें फेर ली है, तब उसने बहुत धीरे से अपनी पलकें उठाई और उसे देखा। मयंक का सख्त प्रोफाइल देख उसकी आंखें हल्की नम होने लगी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी पलकों के भीतर ही जब्त कर लिया। तभी अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का तापमान जैसे गिरकर शून्य पर आ गया। दरवाजा खुला और वेदांश राठौर अंदर आया। उसके हर कदम की आवाज़ उस सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंज रही थी। उसकी तीखी नज़रें कमरे में बैठे हर शख्स पर था। सबने खड़े होकर उसे विश किया, लेकिन उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसकी नज़रें सीधे जाकर कबीर पर टिक गई। कबीर ने उसे इग्नोर कर दिया और यही इग्नोरेंस वेदांश को चुभ गया। उसने एक गहरी ठंडी सांस ली, अपने कोट के बटन खोले और जाकर उस विशाल कुर्सी पर बैठ गया। अब कबीर ने धीरे से अपना मोबाइल मेज पर रखा, अपनी पीठ सीधी की और सीधे वेदांश की आंखों में देखा। दोनों की नज़रों के बीच एक खामोश टकराव था। कबीर की आंखों में मन्नत को ना ढूंढ पाने का दर्द था, तो वेदांश की आंखों में उसे हर हाल में वापस पाने का जुनून। वहीं दूसरी तरफ अंगद राठौर की हालत देखने लायक थी। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि आज वक्त उसके फेवर में नहीं है। वेदांश ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे और अपनी भारी गूंजती आवाज़ में बोलना शुरू किया। पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने क्या खोया और क्या पाया, उसका हिसाब मैं ले चुका हूँ। वह एक पल रुका, लेकिन आज से राठौर डोमिनियन का काम करने का तरीका बदलेगा। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और टेबल के चारों ओर टहलने लगा। उसकी चाल किसी शिकारी चीते जैसी थी। 3 साल, उसने हल्की तिरछी मुस्कान के साथ कहा। 3 साल मैंने इस कंपनी को बहुत ढील दे दी। उसकी नज़रें सीधे अंगद पर जा टिकी और कुछ लोगों को लगा कि शेर अब कभी वापस नहीं आएगा। कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। लोग भूल गए। उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई। शेर जब अपनी गुफा में जाता है तो यह देखने जाता है कि उसकी जगह
कोई और तो नहीं ले रहा है? कहीं उसकी गैर हाजिरी में कुछ सियार खुद को मालिक समझना बैठे। अब उसकी आवाज़ हल्की डहार में बदल गई, लेकिन अब उनकी गलतफहमी दूर होगी। वह बीच में आकर रुक गया। इस कंपनी के जितने भी बेईमान और कामचोर लोग हैं, उनकी लिस्ट मुझे चाहिए अभी। उसकी नज़र सीधे जैस्मिन पर गई। जैस्मिन, फाइनेंशियल और रेवेन्यू रिपोर्ट्स तैयार कीजिए। मुझे सच जानना है इन 3 सालों का। फिर उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। और हाँ, मैं आप सबको साफ बता दूं, उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से शांत हो गई। मैं भले यहाँ नहीं था, लेकिन इस कंपनी की हर खबर, हर सांस मुझ तक पहुँचती रही है। अब पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। वेदांश ने अपनी घड़ी देखी और आगे कहा, आप सबके पास 24 घंटे हैं। जिसने भी कंपनी के साथ बेईमानी की है, खुद आकर कबूल कर ले। उसकी आंखें ठंडी चमक से भर गई। वरना 1 सेकंड का उसने पॉज लिया। अगर मैं अपनी पर आ गया तो वादा है वेदांश राठौर का, दुनिया में कहीं जगह नहीं बचेगी छुपने की। ऐसा बर्बाद करूंगा कि नस्लें याद रखेगी। कमरे का माहौल अब किसी खाई जैसा गहरा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर कुछ ही देर में लूना की कार एक फ्लैट के बाहर आकर रुकी। लूना ने धीरे से कहा, मिस मन्नत, हम पहुंच गए हैं। मन्नत की पलकें धीरे धीरे खुली। उसने इधर उधर देखा। वह अभी भी कार में ही थी। बाहर चले, लूना ने मुस्कुराकर कहा। मन्नत ने गहरी सांस ली, अपना पर्स संभाला और कार से बाहर उतर गई। जैसे उसने सामने खड़ी बिल्डिंग को देखा, उसके कदम एक पल के लिए ठहर गए। वह एक आलीशान बिल्डिंग था, कोई वीआईपी एरिया लग रहा था। चले, लूना की आवाज़ ने उसे फिर से वर्तमान में खींच लिया। आपका फ्लैट आपका इंतजार कर रहा है। मन्नत एक पल के लिए उसे देखने लगी। मेरा फ्लैट? लूना तुरंत संभल गई और बात को मरोड़ते हुए बोली, मतलब है कंपनी की तरफ से आपको जो फ्लैट दिया गया है, अब वो आपका ही तो है। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ दिख रहे थे। कंपनी फ्लैट भी देती है? लूना हंस दी। हाँ, कुछ स्पेशल लोगों के लिए। मन्नत की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन मैं क्यों? मैं तो अभी तक किसी से मिली भी नहीं हूँ, काम भी शुरू नहीं किया, फिर मैं कैसे स्पेशल हो गई? लूना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप कितनी स्पेशल है ये तो वक्त ही बताएगा। जब हम आपकी पुरानी कंपनी गए थे, वहाँ से हमें पता चला कि आप कितनी मेहनती और स्किल्ड है। आपकी वजह से ही वो कंपनी कितनी ग्रो कर पाई थी। उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने आपको सिर्फ सर्टिफिकेट के कारण निकाल दिया, लेकिन हमारी कंपनी ने आपकी असली काबिलियत पहचानी है। वह थोड़ा मुस्कुराई और आगे बोली, हम चाहते हैं कि आप यहाँ कंफर्टेबल महसूस करें, अपना काम पूरे दिल से करें, इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। फिर हल्के अंदाज में बोली, और वैसे भी इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि मुझे भी यही फ्लैट मिला है। अब हम दोनों साथ रहेंगे। मन्नत थोड़ा हैरान होकर उससे देखने लगी। लूना ने आंख मारते हुए कहा, तो आप अकेली स्पेशल नहीं हैं, हम दोनों ही हैं। मन्नत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में उठते सवाल अब भी शांत नहीं हुए थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी धुंधली यादों को दिल के किसी कोने में दबाने की कोशिश की और फिर खुद को संभालते हुए फ्लैट के अंदर कदम बढ़ा दिए। वही कॉन्फ्रेंस रूम। वेदांश की आखिरी लाइन के बाद उसने ठंडी नज़रों से सबको देखा और कहा, आप लोग जा सकते हैं। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ पूछने की। एक एक करके सभी लोग अपनी फाइलें समेटकर उठने लगे। कमरे में कुर्सियों के खिसकने और धीमे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अंगद भी अपनी फाइलें समेटकर उठ गया। उसके हाथों में हल्की कंपन थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था, तभी मिस्टर अंगद राठौर, वेदांश की ठंडी भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अंगद के कदम वहीं रुक गए। उसका पूरा शरीर जैसे जम गया हो, चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे अचानक किसी ने उसकी सारी सच्चाई उसके सामने रख दी हो। कुछ सेकंड वह उसी हालत में खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे पलटा। उसने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाने की कोशिश की। कमरे में अब पूरी तरह सन्नाटा था।
दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थी। अंगद बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं? क्या इसे सब पता चल गया है? नहीं नहीं, शांत रहो अंगद। वही वेदांश अपनी जगह पर बैठा उसे बस देख रहा था। उसकी गहरी ठंडी नज़रें अंगद के चेहरे के हर छोटे से छोटे हाव भाव को पढ़ रही थी, जैसे वह बिना कुछ कहे उसकी पूरी कहानी जान चुका हो। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में छुपा दबाव अंगद के लिए हर सेकेंड भारी होता जा रहा था। आखिर वेदांश ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, जा सकते हैं आप, बस इतना। अंगद एक पल के लिए चौंक गया। क्या? उसे जैसे यकीन ही ना हुआ हो। वो अंदर से पूरी तरह से झिप गया था। फिर तुरंत संभलकर उसने अपना सिर हिलाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, जब कुछ बोलना ही नहीं था तो मुझे रोका ही क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वेदांश राठौर? दरवाजा खुला और अगले ही पल बंद हो गया। उसके जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब वहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे, वेदांश, कबीर, मयंक और शिव। कुछ सेकेंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मयंक ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, वेद। उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। तुमने मिस्टर अंगद राठौर को रोका क्यों, जब तुम्हें कुछ कहना ही नहीं था तो? उसने सीधे वेदांश की आंखों में देखा। तुम नहीं थे तो पूरे राठौर एंटरप्राइजेज वही संभाल रहे थे। हम इंटरफेयर नहीं कर सके। एक छोटा सा उसने पॉज लिया। तुम जानते हो क्यों? उसकी आवाज़ अब थोड़ी धीमी हो गई। क्योंकि तुम्हारी मॉम यानी नूतन आंटी को यह पसंद नहीं था। मयंक ने हल्की सांस ली। हमने तुम्हारे बाकी बिजनेस संभाले, लेकिन यहाँ हम हाथ नहीं डाल पाए। कमरे में फिर खामोशी छा गई। वेदांश चुप था। वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। उसकी नज़रें टेबल पर थी, लेकिन दिमाग हर चीज़ जोड़ रहा था। मयंक की हर बात, हर इशारा वह साफ समझ रहा था। तभी कबीर, जो अब तक चुप बैठा था, धीरे से बोला। तो अब? उसकी आवाज़ ठंडी थी। अब क्या प्लान है? वेदांश ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई। इस बार उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक और कंट्रोल था। उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, मैंने अंगद राठौर को रोका नहीं था। दोनों ने उसे ध्यान से देखा। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उसे बस महसूस कराया कि वह रुका हुआ है। कमरे में एक सेकेंड के लिए सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मयंक की भवें सिकुड़ गई। मतलब? वेदांश अब धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चाल शांत थी, लेकिन हर कदम में दबाव था, डर। उसने बहुत ठंडी आवाज़ में कहा, सबसे बड़ा हथियार होता है। वह टेबल के पास आकर रुका और कहा, और आज मैंने अंगद के अंदर वही डर बो दिया है। कबीर ने उसे गौर से देखा और पूछा, और अगर वो डर काम ना करे तो? वेदांश की नज़रें सीधे कबीर से टकराई। तो फिर? उसकी आवाज़ और भी गहरी हो गई। मैं उसे डरने का असली मतलब समझा दूंगा। कमरा एक बार फिर सन्नाटे से भर गया था। मयंक और कबीर की नज़रें वेदांश पर ही टिकी थी। वेदांश धीरे धीरे मुड़ा और कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी कांच वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ थम चुका था। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी, जैसे उनमें कोई एहसास बचा ही ना हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने सख्त भारी आवाज़ में कहा, अब सबका हिसाब होगा। मयंक और कबीर दोनों की नज़रें उसी पर टिक गई। वेदांश ने धीरे धीरे मुट्ठी भींच ली और अपनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ में कहा, जिसने वेदांश राठौर के इमोशंस के साथ खेला है, उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। उन सब का हिसाब मैं ब्याज सहित करूँगा। कमरे की हवा जैसे जम गई। बहुत आज़ादी दे दी मैंने। उसने हल्का सा सिर झुकाया, ये सोचकर कि अपने हैं। एक पल वह रुका, फिर उसकी आंखों में ठंडी चमक उतर आई। लेकिन अब नहीं, अब वेदांश राठौर। उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, हिसाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, चाहे सामने खड़ा इंसान कितना भी करीबी क्यों ना हो। कबीर और मयंक दोनों के चेहरे पर साफ हैरानी थी। मयंक ने आखिर चुप्पी तोड़ी और पूछा, तू ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है वेद? उसकी आवाज़ में झुंझुलाहट थी। सीधे सीधे बता, बात क्या है? वेदांश चुप हो गया, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मयंक ने गहरी सांस ली और एक बार फिर पूछा,
कुछ है वेद। उसकी नज़रें सीधे वेदांश पर टिक गई। जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। कमरे की हवा फिर भारी हो गई। क्या तुम्हें ये शक है कि 3 साल पहले जो हुआ उसमें अंगद राठौर का भी हाथ है? सन्नाटा छाया रहा। हर नज़र अब वेदांश पर टिक चुकी थी, लेकिन वेदांश अब भी खामोश था। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा वैसे ही। उसकी ये खामोशी इस बार जवाब से भी ज़्यादा भारी थी। कबीर ने आखिर एक ठंडी सांस ली, जैसे अपने अंदर उठते तूफान को दबा रहा हो। फिर बिना वेदांश की तरफ देखे धीमी लेकिन साफ आवाज़ में बोला, छोड़ दो मैम। कमरे में हल्की हलचल हुई, लेकिन वेदांश अब भी शांत दिख रहा था। ये हमें सच नहीं बताएगा, और अगर बता भी दे। वह एक पल रुका, फिर उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई। तो उससे क्या बदल जाएगा? कबीर ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे लगा था कि कुछ तो बात है, कुछ तो है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। उसकी आंखों में अब दर्द साफ दिख रहा था। तभी तो तुम इतने बदल गए हो। उसने टेबल पर हाथ हल्के से मारा। मनु को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की है तुमने। ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, किस हालत में है। मयंक और शिव दोनों चुप थे। कबीर हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में करवाहट थी। मैं अब तक गलत फहमी में जी रहा था। उसकी नज़रें सीधे वेदांश पर जमी थी, ये सोचकर कि कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ तुम्हारी खामोशी मिली। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई। तुम चले गए 3 साल के लिए देश छोड़कर, वापस आए तब भी जवाब नहीं। उसने धीरे से कहा, शायद सच यह है कि तुम मन्नू को कभी ढूंढना ही नहीं चाहते थे। बस इतना सुनते ही कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया। वेदांश की नज़रें सीधे जाकर कबीर पर टिक गई, गहरी, खतरनाक और बिल्कुल भावहीन। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बिना शब्दों के एक पूरी जंग चल रही हो। फिर कबीर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। पूरी राठौर फैमिली, उसने धीरे धीरे कहा, ये मान चुकी है कि अधिराज अंकल और आयुष की मौत की वजह मेरी बहन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है वेद। कबीर की आवाज़ अब और ठंडी हो गई कि वे लोग मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हैं। अब उसकी नज़रें और भी गहरी हो गई, सीधे वेदांश पर टिक गई, लेकिन एक एक शब्द दबाकर उसने कहा, लेकिन तुमने मान लिया। उसकी मुट्ठी फिर से भिज गई। इससे मुझे फर्क पड़ता है। उसकी नज़रें सीधे वेदांश की आंखों में धंस गई थी। अगर तुम मेरी मन्नू से सच्चा प्यार करते तो उन पर भरोसा करते, उनके लिए दुनिया से लड़ जाते। एक सेकेंड के लिए खामोशी, लेकिन तुमने, उसने धीरे से कहा, कुछ भी वैसा नहीं किया वेद। बस उन्हें छोड़ दिया। बस ये शब्द हवा में ठहर गए। कबीर की आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उनमें न गुस्सा था न दर्द, बस एक खालीपन। और सामने वेदांश अब भी खामोशी से उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था, जिसे वो अभी भी दबाए हुए था। मन्नत की कसम वाली बात किसी को मालूम नहीं था, ना शेखावत और ना ही राठौर फैमिली को। वेदांश ने कभी यह बात मयंक और कबीर को या किसी को नहीं बताया था। उनके बीच की बात बस उन दोनों के बीच में ही थी। इसलिए कोई नहीं जानता था कि वेदांश ने मन्नत को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर लूना और मन्नत जैसे ही फ्लैट के अंदर दाखिल हुए, मन्नत एक पल के लिए ठहर गई। फ्लैट अंदर से बेहद खूबसूरत और बड़ा था। हर कोना बहुत सलीके से सजा हुआ था। हल्की खुशबू, सॉफ्ट लाइट्स और एक अजीब सी शांति। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। उसे अंदर आते ही एक पॉजिटिव एहसास हुआ। लूना ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी और बोली, मिस मन्नत, आप फ्रेश हो जाइए और आराम कीजिए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। यह सुनते ही मन्नत की भवें हल्की सिकुड़ गई। कॉल कर दूंगी? मतलब आप कहीं जा रही हैं? लूना ने सहज अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मुझे ऑफिस जाना होगा। आपकी ज्वाइनिंग कल से है, लेकिन मेरी आज से ही शुरू हो चुकी है। वह थोड़ा आगे बढ़ी। मुझे अपने बॉस को इन्फॉर्म करना है कि आप आ गई हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी है, ताकि कल आप बिना किसी परेशानी के ऑफिस ज्वाइन कर सके। मन्नत कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। मतलब मैं यहाँ अकेली रहूँगी?
लूना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, डरने की क्या बात है मिस मन्नत। फिर थोड़ी गंभीर होकर बोली, देखिए, सफ़र हमेशा अकेले ही तय करना पड़ता है। हम कब तक किसी और पर डिपेंड रहेंगे। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने खुद ये फैसला लिया है मुंबई आने का। इतने बड़े मौके को अपनाने की तो थोड़ी हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। मन्नत ने हल्के से सिर झुका लिया। लूना ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी और हाँ, मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहेगा। फिर वो जाने लगी। तभी मन्नत ने धीरे से कहा, प्लीज़ मुझे मिस मन्नत मत कहिए। आप मुझे मन्नू या मन्नत कह सकती हैं और आप भी मत कहिए, थोड़ा अजीब लगता है। लूना एक पल के लिए चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मन्नू, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लूना मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज़ के साथ फ्लैट में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मन्नत ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरे फ्लैट को देखने लगी। हर कोना, हर दीवार। उसकी उंगलियां हल्के से सोफे को छूती हुई आगे बढ़ी। वह धीरे से बुदबुदाई, सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। अचानक से कितना कुछ बदल गया। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर मुंबई की भागती हुई दुनिया थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ठहर सा गया था। वही कॉन्फ्रेंस रूम। कबीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अतीत को फिर से जी रहा हो। फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, अधिराज अंकल और आयुष की मौत का सदमा। उसकी नजरें झुक गई। हम सबको लगा था वेद, वह दोनों हमारे लिए भी बहुत मायने रखते थे। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। मैंने आयुष को अपने छोटे भाई जैसा माना था। एक पल का सन्नाटा आया और वह आगे बोला, उन दोनों की मौत ने हमें भी उतना ही तोड़ा था जितना तुम्हें। अब उसकी नज़रें फिर से उठी और सीधे विरांस पर टिक गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि उनकी मौत की वजह मेरी बहन मनु थी। उसकी आवाज़ अब सख्त हो गई। तुम्हारी फैमिली ने उन पर इल्ज़ाम लगाए। तुम्हारी मॉम यानी कि संध्या आंटी ने भी। उसने एक कड़वी हंसी हंसी। हमने सब सहा, ये सोचकर कि वह उस वक्त सदमे में थी। लेकिन तुम। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। तुम खामोश रहे वेद। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। तुमने क्यों नहीं रोका मेरी बहन को जाने से। और चलो मान लिया कि हालात उस वक्त तुम्हारे हाथ में नहीं थे, उसने आगे झुकते हुए कहा, लेकिन तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। 3 साल वेद, 3 साल से मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे चाहता हूँ। उसकी आवाज़ अब टूटने लगी थी। वो मेरा दोस्त जो मेरी बहन के प्यार में इतना पागल था कि पूरी दुनिया से लड़ सकता था, मलिक, राव, जमीर, वैभव, उसने एक एक नाम पर जोड़ दिया। तुमने उन सब को दर्दनाक मौत दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बहन की तरफ गलत नज़र उठाई थी। अब उसकी आंखें भर आई थी। और वही तुम। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। मेरी बहन के जाने के बाद अचानक खामोश हो गए। कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल पहले से ही गर्म था। तभी मयंक ने अचानक सख्त आवाज़ में कहा, बस करो कबीर। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। तुम वेद पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। यह सुनते ही कबीर की नज़रें सीधे मयंक पर जाकर ठहर गई। उसकी आंखों की ठंडक अब और भी गहरी हो चुकी थी। लेकिन मयंक रुका नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीमे लेकिन ठोस लहजे में बोला, सच तुम भी जानते हो कबीर, 3 साल पहले हालात क्या थे। कमरे में खामोशी फैल गई। वेद और संध्या आंटी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इन्होंने अपना पूरा परिवार खोया था। आयुष और अधिराज अंकल अभी अभी वेद की जिंदगी में आए थे और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। कमरा पूरी तरह खामोश हो गया। मयंक ने गहरी सांस ली और आगे कहा, हम सब जानते हैं कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। अधिराज अंकल और आयुष की मौत से पहले वेद को अचानक इंडिया से बाहर जाना पड़ा था। वह मैजिक फार्मूला जिसे ढूंढना था कि मलिक के हाथ में वो मैजिक फार्मूला किसने बेचा था। मयंक की नज़रें वेद पर टिक गई। वह आगे बोला, वेद एक केस को सॉल्व करने गया था, द ग्रेट एमजे यानी कोई मृत्युंजय रनावत के डैड का केस। विक्टर ने तुम्हें उसके बारे में बताया था और उस मैजिक फार्मूला के बारे में भी। मयंक की आवाज़ अब और भी गहरी हो गई। वही मैजिक फार्मूला जिससे मलिक स्ट्रक्चर बदलकर उसे वायरस का रूप दे रहा था ताकि पूरे माफिया वर्ल्ड को ख़त्म कर सके।
और खुद किंग बन सके, लेकिन जब हमने उसे मार दिया तो उसका नाजायज बेटा उस काम को पूरा कर दिया। नाम तो याद है ना, वैभव। नाम लेते ही कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। उसने उस मैजिक फार्मूला का स्ट्रक्चर बदलकर उसे एक वायरस बना दिया था। मैं की आंखों में वह पल साफ झलक रहा था। हमें वो दिन आज भी याद है। पहाड़ से कूदने से पहले उस वैभव ने वो वायरस मनु के गर्दन में इंजेक्ट कर दिया था। कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। जैसे जैसे मयंक बोल रहा था, कबीर और वेदांश की आंखों के सामने वह पूरा सीन जिंदा हो रहा था। मन्नत का वेदांश की बाहों में टूट जाना, उसकी सांसों का धीमे धीमे थमना और वेदांश उसकी हालत, वो दर्द शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। मयंक ने भारी आवाज में कहा, उसी वायरस की वजह से मनु 72 घंटे की यादें भूल चुकी थी और हम पूरी तरह कंफर्म नहीं थे कि वैभव मरा है या जिंदा है। हमने उसकी बॉडी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा तो हमें लगा कि वो मर चुका है। वह एक पल के लिए ठहरा, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब वेद इंडिया से बाहर चला गया और हम दोनों को भी माफिया वर्ल्ड की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बाहर जाना पड़ा। और उस वक्त मुंबई में कोई भी नहीं था जब वो अंजाम दिया गया था। वह दिन अचानक कहते कहते मयंक चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा गहरा छा गया। तीनों के सामने जैसे वो मंजर जिंदा हो उठा। धमाका, एक जोरदार बम ब्लास्ट, आग की लपटें, चीखे और फिर सब कुछ खत्म। जब तक वेदांश, कबीर और मयंक वहां पहुंचे सब कुछ तबाह हो चुका था। मन्नत वहां जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उस बम ब्लास्ट में आयुष और अधिराज दोनों हमेशा के लिए जा चुके थे। वेदांश की मुठ्ठियां कस गई थी, उसकी आंखें गहरी और खून सी लाल हो गई थी। कमरे का तापमान जैसे गिर गया, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। मयंक ने गहरी सांस ली और कहा, जो कुछ भी हुआ वो हम तीनों की गैर हाजिरी में हुआ। उसकी आवाज़ भारी थी। जब तक हम सच तक पहुंचते तब तक सारा इल्जाम मनु पर लग चुका था। मयंक ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, और सबसे बड़ा सवाल ये था कबीर कि जब बम ब्लास्ट हुआ तो मनु कैसे बच गई। उसने धीमे से कहा, अधिराज अंकल और आयुष वहीं खत्म हो गए और मनु, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई भी उनसे सवाल पूछने की हालत में नहीं था। वह भी उस हादसे से सदमे में थी। कबीर की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदलने लगी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मानता हूँ, मयंक ने साफ कहा, मनु की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हालात, उसने शब्दों पर जोर दिया, हालात उनके खिलाफ थे कबीर। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई भी बाहर से देखता तो मनु ही गलत लगती। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वेद उनके साथ खड़ा रहा। अपने परिवार को खोने के बाद भी, अपने डैड, अपने भाई, सब कुछ खोने के बाद भी अब उसकी आवाज़ में हल्की करवाहट आ गई। और मनु ने क्या किया कबीर? उन्होंने उस सिचुएशन में वेद को अकेला छोड़कर चली गई, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ बताए। कमरा फिर से भारी हो गया। कबीर की आंखें अब गहरी हो चुकी थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, लेकिन वो चुप था। वही वेदांश, वो अब भी बिल्कुल शांत था, आराम से सिगरेट का कस लेते हुए, जैसे ये सारी बातें उसके लिए नई नहीं थी, या शायद वह ये सब पहले ही 1000 बार सुन चुका था अपने अंदर। मयंक ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें अब सीधा कबीर पर टिकी थी। माना, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, माना कि उनकी नाराज़गी वेद से थी, राठौर फैमिली से थी। फिर मयंक की आवाज़ और भी गहरी हो गई, लेकिन अपनी फैमिली से कैसी नाराज़गी कबीर? कबीर की पलकें हल्का सा झपकी। तुम तो उनके भाई थे, उनकी अपनी दुनिया, उनका अपना घर। मयंक एक कदम आगे बढ़ा, तो फिर वो अपनी ही फैमिली के पास क्यों नहीं लौटी? कमरे की हवा भारी हो गई। क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़कर जाना बेहतर समझा? कबीर की मुट्ठी और कस गई। मयंक ने आखिरी वार किया, इसलिए तुम वेद पर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उस वक्त उसने साफ ठंडे लहजे में कहा, गलती मनु की थी कबीर। कबीर की आंखें नम हो चुकी थी। वहीं वेदांश अभी सिगरेट का कस ले रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था।
मयंक की बातें पहले ही कमरे का माहौल भारी कर चुकी थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने आखिरी बार वेदांश की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे बस एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा लौट आया। क्या मनु को पता था? उसकी आवाज़ और धीमी हो गई कि तुम ही किंग हो। यह सुनते ही माहौल अचानक और भारी हो गया। शिव और मयंक दोनों की नज़रें एक साथ वेदांश पर टिक गई। बताओ वेद, कबीर ने एक एक शब्द पर जोर दिया। क्या मनु को मालूम था कि तुम ही किंग हो? वह एक पल के लिए ठहरा और उनकी वो 72 घंटे की खोई हुई यादें, क्या उन्हें वापस आ गई थी? मयंक के चेहरे पर साफ उलझन थी। वह तुरंत बोला, कबीर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में मनु को पता था कि वेद ही किंग है और उनकी यादें वापस आ गई थी? कमरे में सन्नाटा जम गया था। वेदांश ने अपनी सिगरेट का आखिरी कस लिया और उसे एस्ट्रे में मसल दिया। उसकी आंखें गहरी लाल और खतरनाक हो चुकी थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें 72 घंटे की यादें वापस आई थी या नहीं। नहीं मालूम कि उन्हें पता था कि मैं ही किंग हूँ या नहीं। कमरे में हर कोई बस उसे देख रहा था। वेदांश ने धीरे से कहा, मैंने उनसे पूछा था, अगर ऐसी कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही हैं तो मुझे बता सकती है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता था। उसकी मुट्ठी हल्की सी भींच गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वेदांश एक सेकंड चुप रहा और फिर कहा, मैं नहीं जानता कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उसकी आंखें और गहरी हो गई, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर वह मुझसे कुछ छुपा रही थी तो वह बात बहुत बड़ी थी और बहुत गहरी। उसकी नज़रें सीधे कबीर में धंस गई और वह बात जो भी था मुझसे जुड़ा हुआ था। कॉन्फ्रेंस रूम का सन्नाटा अब पहले से भी ज़्यादा गहरा हो चुका था। वेदांश के जवाब ने कबीर और मयंक दोनों को उलझा दिया था, लेकिन उसका चेहरा अब भी बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि वही खामोशी सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। कबीर और मयंक दोनों ये समझ रहे थे कि वेदांश ने अभी भी सारी बातें खुलकर नहीं बताई है। 3 साल तक उसका गायब रहना कोई साधारण बात नहीं थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह था, एक ऐसा सच जिसे वो दोनों जानते तो थे लेकिन इस वक्त कह नहीं सकते थे। तभी वेदांश ने धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, कुछ सवालों के जवाब वो हल्का सा रुका। वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसकी नज़रें एक एक कर कबीर और मयंक पर ठहर गई। तुम दोनों को जितना जानना चाहिए था उतना तुम दोनों जानते हो, और जो नहीं जानते उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई। उसे वक्त पर छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा जम गया था। वेदांश ने सीधा खड़ा होते हुए कहा, यह मैटर यहीं खत्म होता है। उसकी आंखें अब बिल्कुल सख्त थी और इस टॉपिक पर दोबारा कोई बात नहीं होगी। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे तुम हमें पूरी बात बताओ या ना बताओ, इससे ये सच नहीं बदल जाता कि तुमने एक बार भी मनु को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुमने मान लिया था कि वही गलत है। फिर उसने गहरी भारी आवाज़ में कहा, कुछ दिनों बाद कियारा की बरसी है। जैसे ये शब्द कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजे, पूरा माहौल बदल गया। मयंक का चेहरा गंभीर हो गया। वहीं वेदांश की आंखों में एक पल के लिए हल्की हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को कंट्रोल कर लिया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कबीर ने अपनी उंगलियां टेबल पर हल्के से दबाई और आगे कहा, बरसी के बाद मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस से ब्रेक ले रहा हूँ। अब उसकी आवाज़ में साफ फैसला था। मैं खुद जाऊँगा मुंबई से बाहर, पूरे देश में मनु को ढूंढने। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। मयंक ने एक नज़र वेदांश की तरफ डाली, लेकिन वेदांश अब भी शांत था, असामान्य रूप से शांत। कबीर ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई और सीधे वेदांश पर टिकाई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, तंज था। बस सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, वरना किसी को यह गलतफहमी ना हो जाए कि कबीर शेखावत बिना बताए कहीं चला गया है। वह एक सेकंड तक चुप रहा, जैसे कुछ लोगों को हो जाती है। कमरे की हवा जैसे जम गई। मयंक ने तुरंत एक बार फिर वेदांश को देखा, लेकिन वेदांश अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसका चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन का था,
लेकिन उसकी आंखें गहरी और खतरनाक हो चुकी थी। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ये सुनते ही शिव की नज़रें एक पल के लिए वेदांश पर ठहर गई। उसके चेहरे पर साफ कन्फ्यूजन था, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा हो या शायद कुछ ज़्यादा ही समझ रहा हो। उसने हल्का सा सिर झुकाया और मन ही मन कहा, ये क्या कर रहे हैं किंग? सच क्यों नहीं बता रहे हैं कि मिस मन्नत मिल चुकी हैं और वो मुंबई भी आ चुकी है? फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश की। पता नहीं किंग के दिमाग में क्या क्या चलता रहा। वहीं कबीर गहरी सांस लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे का माहौल अब बदल चुका था। कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह खाली हो चुका था। मुंबई की शाम अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। पूरा शहर रोशनी में डूब रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर अब भी सन्नाटा था। वेदांश अकेला था, उसके साथ सिर्फ शिव था। शिव के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। वेदांश ने सिगरेट का कस लिया और बिना उसकी तरफ देखे कहा, जो पूछना है पूछो। शिव एक सेकंड रुका, फिर सीधे बोल पड़ा, आपने कबीर और मयंक बॉस को क्यों नहीं बताया कि मिस मन्नत मिल चुकी है, वो भी मुंबई में है? सवाल हवा में ठहर गया। वेदांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, सरप्राइज नाम की भी चीज़ होती है शिव। उसकी नज़रें बाहर शहर पर टिकी थी। मैंने कबीर की आंखों में अपने लिए गुस्सा और दर्द ही देखा है। एक छोटा सा ठहराव आया। मिस मन्नत के जाने के साथ मैंने अपना दोस्त भी खो दिया था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। 3 साल मैं इंतज़ार करता रहा कि कब वो मुझसे सवाल पूछे। क्यों नहीं ढूंढा मैंने मिस मन्नत को? उसने हल्की सांस छोड़ी। आज आखिर उसने पूछ ही लिया। वेदांश की आंखों में हल्की चमक आई, और मैं कल उसकी आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ जब वो अपनी बहन को अपने सामने दिखेगा। शिव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके मन के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। वो फिर बोला, लेकिन किंग, आप जानते हैं कि अधिराज सर और आयुष सर के साथ क्या हुआ था? उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। उनकी मौत के पीछे किसका हाथ है? और 3 साल आपका गायब रहना भी उसी राज को ढूंढने के लिए था। तो आपने ये बात क्यों छुपाई? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वेदांश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है। उसने पहली बार शिव की तरफ देखा, और उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। एक पल फिर उसकी आवाज़ और सख्त हो गई। कल मिस मन्नत के स्वागत की तैयारी करो। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उनके साथ साथ कई तूफान भी मुंबई में दस्तक देने वाले हैं। उसने हल्की मुस्कान दी, और कुछ लोगों को तो पेट दर्द और हार्ट अटैक भी आने वाला है। शिव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो समझ चुका था कि तूफान सच में आने वाला है। वेदांश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। शिव ने सिर झुकाया, यस किंग, और वहां से निकल गया। अब वेदांश बिल्कुल अकेला था। वह खिड़की के पास खड़ा मुंबई शहर को देख रहा था। नीचे लाखों रोशनी, भागती जिंदगी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। तभी उसके कानों में कबीर की आवाज़ गूंजने लगी, क्या मनु को पता था कि तुम ही किंग हो? वेदांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुठ्ठियां भिज गई, और अगले ही पल अतीत धीरे धीरे लौटने लगा। फार्म हाउस। वी, आप क्यों नहीं समझते? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी कंपनी आपकी कंपनी के साथ मर्ज हो। मैं जानती हूँ कि आप यह सब मेरे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरी कंपनी सिर्फ मेरी तो नहीं है ना। वैभव और पंखुड़ी, उनका भी मेरी कंपनी पर पूरा हक है। हम तीनों ने मिलकर अपने खून पसीने से इस कंपनी को खड़ा किया था। हाँ, पंखुड़ी ने इजाज़त दे दी है, वो मान गई है, लेकिन वैभव का क्या? जब तक वह लौटकर नहीं आता, मैं उसकी मर्जी जाने बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? मैं उसकी मेहनत का सौदा आपकी कंपनी के साथ मर्ज करके नहीं कर सकती हूँ। वेदांश को याद आया कि उस वक्त वो मन्नत पर बुरी तरह झुंझुला रहा था। पिछले 6 महीनों से वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मन्नत अपनी बात पर अडिग थी। वेदांश गुस्से और फिक्र में कहा, जान, आप क्यों इतनी जिद कर रही हैं? आपने मुझसे समय मांगा था, मैंने आपको 6 महीने दिए ना, लेकिन वैभव लौट कर नहीं आया। अब बहुत हुआ। मैं आपकी सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहे। वेदांश ने मन्नत के कंधे पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और आंखों में देखते हुए कहा,
मैं आपका वजूद या आपकी कंपनी नहीं छीन रहा हूँ। आपकी कंपनी वैसे ही काम करेगी जैसे अब तक कर रही थी, बस वो राठौर एंटरप्राइजेस के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगी। और वैसे भी आगे चलकर तो आपको पूरा राठौर साम्राज्य संभालना है। और यह छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मन्नत के चेहरे पर साफ उलझन दिख रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ वी। वैभव अचानक कहाँ चला गया? वो ऐसे बिना बताए कैसे गायब हो सकता है? हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके मॉम डैड भी शहर में नहीं हैं। उसके पापा तो पॉलिटिक्स में थे। इतना बड़ा रसूख रखने वाला इंसान रातों रात गायब कैसे हो सकता है? मुझे डर लग रहा है वी कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब सारी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब सिर्फ वैभव और पंखुड़ी ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था। मन्नत की बात सुनकर वेदांश के अंदर एक जहरीली जलन जाग उठी। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने सख्त और ऊंची आवाज में कहा, क्यों क्यों बार बार आप मुझे गिल्ट फील कराती हैं जान? मैं जानता हूँ कि अतीत में मैं गलत था। मुझे उस वक्त आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन हर बार आप मुझे इस बात का एहसास क्यों दिलाती हैं कि उस वक्त वैभव और पंखुड़ी ही आपके साथ थे? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप प्यार से मानी तो ठीक, वरना आप जानती हैं कि वेदांश राठौर अपनी जिद पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आपकी कंपनी मेरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है और यह मेरा फाइनल डिसीजन है। और एक बात और, मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूँगा और आपके होठों पर दोबारा वैभव का नाम नहीं आना चाहिए। वेदांश का गुस्सा जितनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, मन्नत की आंखों में आए उन आंसुओं को देखकर उतनी ही तेजी से पिघल गया। उसने आज तक कभी मन्नत पर अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की थी। वह तो उसे फूलों की तरह संभाल कर रखता था, लेकिन आज जब उसने पहली बार अधिकार और गुस्से के साथ बात की तो मन्नत का दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मन्नत की आंखों में वो नमी देखकर वेदांश का पत्थर जैसा दिल तड़प उठा। उसका सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। उसने तुरंत उसको अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और भरी हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी जान, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप क्यों नहीं समझती? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको लेकर अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। बहुत बार आपको खोकर पाया हूँ, अब दोबारा वो हिम्मत नहीं है मुझ में। मन्नत उसके सीने से लग कर सुबकने लगी। उसका चेहरा वेदांश की शर्ट में छिप गया था और उसके आंसू वेदांश के सीने को भिगो रहे थे। वेदांश ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे के भाव अचानक बदलने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक उठा। उसने मन्नत को तो कसकर थाम रखा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह मन ही मन ठंडी आवाज में कहा, अब आपको कैसे समझाऊं जान कि वैभव कभी लौट कर नहीं आएगा। वह जा चुका है हमेशा के लिए। आपकी यादों में वो भले ही जिंदा हो, लेकिन हकीकत की दुनिया में उसका कोई वजूद बाकी ही नहीं बचा है। उसने अपने सीने से मन्नत को थोड़ा दूर किया और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी। जान, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? मन्नत ने बिना कुछ सोचे हल्के से सिर हिला दिया। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए राहत आई, तो फिर उसने धीरे से कहा, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगी। मन्नत चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सवाल उमड़ रहे थे। बस ये जान लीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। वह एक पल रुककर आगे कहा, 2 दिन बाद मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट डील के लिए। वापस आने में वक्त लग सकता है। मुझे खुद नहीं पता मैं कब लौटूंगा। मन्नत का दिल हल्का सा बैठ गया, लेकिन तब तक वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखेंगी और मैं आपको राठौर मेंशन शिफ्ट करूंगा। मन्नत चौंकी, क्या? राठौर मेंशन? हाँ जान, वेदांश ने उसके चेहरे को प्यार से हथेलियों में थामते हुए कहा, एक बात और, आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगी। जहाँ भी जाना होगा आयुष या डैड आपके साथ होंगे, अकेले बिल्कुल भी नहीं। मन्नत के अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन वह कुछ पूछ नहीं सकी, क्योंकि वह उसके भरोसे पर सवाल नहीं उठाना चाहती थी। मन्नत ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा,
आप मुझे कैद कर रहे हैं? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया और उसके गालों पर किस किया। कोई अपनी जान को कैद करता है क्या? बस मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और कबीर, मयंक, शिव सब मेरे साथ जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको लेकर सिर्फ आयुष और डैड पर ही भरोसा कर सकता हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जब वापस आऊँगा फिर आपको जहाँ जाना होगा मैं खुद ले जाऊँगा। मन्नत ने हल्की सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन मैं शेखावत मेंशन तो जा सकती हूँ ना? पंखू की तबीयत ठीक नहीं रहती और ऐसे में आपने अभी कहा कि भाई भी आपके साथ जा रहे हैं, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ ना? उससे मेरी ज़रूरत होगी। वेदांश ने सिर हिलाया। ठीक है, वहाँ जा सकती हैं, लेकिन उसकी आवाज़ एक बार फिर सख्त हो गई। आप अकेले कहीं नहीं जाएंगी। जहाँ भी बाहर निकलेंगी आयुष और डैड को पता होनी चाहिए। वादा कीजिए अपने वी से। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, इसमें वादा क्या करना? कह दिया ना तो कह दिया। वेदांश मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। ठीक है जान, मैं पैकिंग करता हूँ। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही मन्नत का चेहरा बदल गया। वह धीरे से फुसफुसाई, आई एम सॉरी वी। उसकी आंखों में हल्का दर्द उतर आया। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगेगा, आप मेरी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे नहीं पता उन 72 घंटों में क्या हुआ था, बस इतना याद है कि मुझे किंग तक पहुँचना था। मैंने आलिया का पेंडेंट उन्हें दिया था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि वो किंग कौन है। और उसके बाद सब कुछ ब्लैंक है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अब वैभव भी गायब है और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उसकी आंखों में अब दृढ़ता आ गई। मुझे सच जानना होगा और आपके जाने के बाद मैं खुद उसे ढूंढूंगी, छुपकर। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा वी, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वेदांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अतीत की धुंधली यादें अब उसकी आंखों के सामने से हट चुकी थी, लेकिन दिल फिर से जख्मी हो चुका था। उसकी मुठियाँ कस गई, नसें उभर आई, आंखें गहरी लाल और खतरनाक तरीके से चमक रही थी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी दर्द भरी मुस्कान उभरी। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में सुकून नहीं, खामोशी में छुपा हुआ तूफान था। वो धीरे से बुदबुदाया, कुछ सच का दफन रहना ही बेहतर होता है जान। उसकी नज़रें खाली थी, लेकिन भीतर आग जल रही थी। काश आपने उन सच को जानने की जिद ना की होती। काश आपने मुझ पर ट्रस्ट किया होता, तो आज हम इस मोड़ पर खड़े नहीं होते। एक लंबा ठहराव। उसने गहरी सांस ली और फिर उसकी आवाज़ बदल गई। अब वो नरम नहीं थी, ठंडी थी, खतरनाक थी। लेकिन अब देर हो चुकी है। उसकी मुट्ठी और कस गई। अब हर उस सच को बाहर आना होगा जिसने मुझे ये जख्म दिए हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, इंतकाम था। और हर उस इंसान को उसकी सज़ा मिलेगी जिसने मेरी दुनिया को तोड़ने की कोशिश की। वो सीधा खड़ा हुआ। उसकी प्रेजेंस ही बदल चुकी थी। अब वेदांश राठौर नो मोर इन मूड। अब यह सिर्फ हिसाब करेगा। बाहर मुंबई की रात और गहरी हो चुकी थी और उसी के साथ एक तूफान चुपचाप जन्म ले चुका था। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सच एक नया राज बनता जा रहा है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या मन्नत को सच में याद आ गया था उन 72 घंटों का हर राज? क्या उसे पता चल गया था कि किंग आखिर है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वैभव सच में मर चुका है या फिर वह भी इसी खेल का हिस्सा है? आपकी हर सवाल का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए मन्नत एक जुनून भाग 10 के साथ। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।